Good morning student. Welcome back in BST classes. This is 12th video on BST. We are discussing chapter 2 Principle of Management. यह हम लोगों का 12th वीडियो है और प्रीवियस वीडियो में जैसा तुम लोग जानते हो कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग फ्यूल के 14th प्रिंसिपल में से 8 प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो प्रिंसिपल बचे हुए हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं सारा प्रिंसिपल को आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे, सारा वीडियो को आप लोग देखे होंगे और सारा केस स्टडी जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो केस स्टडी आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग 9वें प्रिंसिपल पर डिस्कशन करते हैं। तो फ्यूल के प्रिंसिपल के लिए हम लोग एक सेंटेंस यूज़ किए थे, दादू इज सो सिक्योर। तो DADU डिस्कस कर चुके, IS डिस्कस कर चुके, SO डिस्कस कर चुके। अब सिक्योर का S हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट S है, S इक्वल्स टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये जो एक्रोनिम्स या शॉर्ट फॉर्म दिए हैं ये केवल याद रखने के लिए दिए हैं, इसको लिखना नहीं है एक्रोनिम्स को, इसको केवल याद रखने के लिए आपके मेमोरी पावर के लिए दिए हैं। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू फ्यूल, organizational interest should be given more priority as compared to individual interest of an employee। इस प्रिंसिपल में फ्यूल क्या जोड़ दिए हैं कि हर एक एम्प्लॉय को अपनी इंटरेस्ट को दबा देना चाहिए, अर्थात अपनी इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। सबसे ज़्यादा उसको ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन has its own objective while an individual worker has his own individual interest for working in a company। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में जो भी वर्कर काम करता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट है। तो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट को, एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट को उतना प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को मोर प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है तभी एम्प्लॉय एग्जिस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट ही एम्प्लॉय का डेवलपमेंट है। द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप मस्ट सप्रेस्ड दैट ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू गिव अप केयरलेसनेस, सेल्फिशनेस, लेथर्जी एंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। They all should focus their efforts on the achievement of the common goal, that is organizational goal। अब हम लोग इसके पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, मतलब इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल गिवन बाय फ्यूल, देन व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। पहला क्या होगा, इंश्योर कोऑर्डिनेशन between individual and organizational goal। Second, helps in achievement of organizational goal। And third, no ego clashes as it gives credit for success of group efforts। इसमें कोई ego clash नहीं होगा क्योंकि हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस पर ध्यान देगा और जब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पर ध्यान देगा तो ग्रुप एफर्ट मानेगा, तो ग्रुप एफर्ट मानने से ईगो क्लैश की भावना नहीं होगी। एंड व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट of violation of this principle? The organization may not be able to achieve its goal when interest of the individual suppressed the organizational interest। बोला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता अगर वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सप्रेस कर देगा, दबा देगा। तो सेकेंड, प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट में लीड टू गो ईगो क्लैशेस। अगर इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा तो क्या होगा, ईगो क्लैशेस हो सकता है एम्प्लॉय के बीच में। नाउ वी विल डिस्कस वन केस स्टडी रिलेटेड विद दिस प्रिंसिपल गिवन बाय फ्यूल। आई एम रीडिंग आउट द केस स्टडी, प्लीज राइट डाउन द केस स्टडी एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉलोड बाय द केस स्टडी। प्लीज राइट डाउन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। केस स्टडी, मिस्टर बलजीत सिंह, सेल्स मैनेजर, was on leave to attend some family function at Chandigarh. Suddenly, he got a message
from the top level management, he was required to attend some urgent official meeting in Mumbai. He immediately rushed to Mumbai and attended the meeting. In such a situation, he set aside his individual interest and gave more priority to the organizational objective. Now, क्या वो मिस्टर बलजीत सेल्स मैनेजर है, छुट्टी पर था और फैमिली फंक्शन में वो चंडीगढ़ गया हुआ था। अचानक उसको एक मैसेज मिलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से कि एक अटेंड करना है अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग जो मुंबई में है। वो क्या करता है, इमीडिएटली मुंबई की तरफ जाता है, मुंबई जाता है और वहाँ मीटिंग को अटेंड करता है। इस सिचुएशन में क्या हुआ, वो फैमिली का जो फंक्शन था उसको सप्रेस कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को मोर प्रायोरिटी दिया ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज अप्लाइड हियर, एंड सेकेंड क्वेश्चन स्टेट द प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करना है। नाउ वी विल डिस्कस Fewell's 10th principle, that is principle of equity. According to Fewell, good sense and the experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. This principle states that managers should be kind and fair towards their worker. All workers should be treated alike and there should be no discrimination on the basis of sex, religion and caste, belief, etc. मतलब इसमें फ्यूल, इस प्रिंसिपल के माध्यम से फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करना होगा। किसी भी एम्प्लॉय को उसके रिलीजियन, उसके जेंडर के आधार पर हम इनइक्वलिटी नहीं कर सकते हैं। हमको सारा का साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक ही साथ बहुत प्रकार के लोग काम करते हैं, मेल, फीमेल, अलग अलग डिफरेंट रिलीजियंस का। तो जब भी कोई भी और सभी एम्प्लॉय लॉयल होकर के, डिवोटेड होकर के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो मैनेजर को भी चाहिए कि उनके साथ जब उसका सैलरी ट्रीट हो या और कुछ छुट्टी के बारे में डिस्कशन हो, तो कोई भी चीज़ के बारे में, तो इक्वली ट्रीटमेंट सबके साथ होना चाहिए। इक्वली ट्रीटमेंट का मतलब कतई ये नहीं होता है कि सबको एक जैसा सैलरी मिले या सबको एक जैसा पोजीशन मिले। इक्विटी का मतलब होता है किसी भी चीज में अगर हम एक जैसा काम कर रहा है, एक ही लेवल में काम कर रहा है, तो एक प्रकार का सैलरी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि क्लर्क का सैलरी और सुपरवाइजरी का सैलरी सेम होगा, डिफरेंट होगा, बट और दूसरे जो रूल्स रेगुलेशंस है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो सब सेम होना चाहिए। व्हाट शुड बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल? तो पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इस प्रिंसिपल का? सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय लीड्स टू बूस्टिंग ऑफ देयर मोरल्स। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, वे लोग ऑर्गेनाइजेशंस में मन लगा कर काम करेंगे, उससे उनका मोरल इंप्रूव होगा और वो मन लगा कर काम करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? डेवलपमेंट ऑफ कॉरिडोरल and the harmonious relation among superior and subordinate और superior के बीच में एक अच्छा relationship developed होगा। Now if we are not following the principle, what will be the adverse effect of the violation of this principle? अगर इस प्रिंसिपल का वायलेशन होता है, मतलब अगर इस प्रिंसिपल को कोई संस्थाएं नहीं मानती है और मैनेजर उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बिलीफ एक्सेट्रा लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय, हेंस दे मे नॉट बी लॉयल एंड डिवोटेड। Absence of equity in the organization may lead to unhealthy and relation between managers and subordinates के बीच में unhealthy relations रहेगा। Now we will discuss one case study related to this principle, that is the principle of equity. Please write down the case study. Equity से संबंधित एक case study, इसको please लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। There are several marketing executive in a pen manufacturing company. Prakash, a relative of the general manager, is one of the marketing executive. Hence, salary of Prakash is more than other marketing executive. This result in dissatisfaction among the employee and they are demotivated. Now, questions क्या है? पहला क्वेश्चन, which principle of fuel is violated here? And second, state the principle. एक और हम लोग केस स्टडी डिस्कस कर सकते हैं इसी प्रिंसिपल पर बेस करके। Miss Renu and Mr. Mohit are data entry operator
in a company having same education qualification, Renu is getting 10,000 per month and Mohit gets 15,000 per month as a salary for the same working hour. The question is, which principle of management is violated in this case? Name and explain the principle. इसको explain करना है. Now we will discuss Fewell's 11th principle, that is principle of centralization and decentralization. C. Secure का अगर स्पेलिंग देखोगे तो SECURE, तो C फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजंस मेकिंग विथ वन पर्सन, while decentralization means dispersal of power of decisions making among more than one person. The degree of centralization or decentralization depends on how large a company is. Generally, large organizations are more decentralized as compared to the others. Centralization का मतलब क्या होता है कि power in few hands, मतलब कुछ एक हाथों में टॉप लेवल में केवल पावर रहेगा. दैट इज द सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी. इफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी देन द पावर मे बी इन द फ्यू हैंड्स. वेयर द डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन मेनी हैंड्स. डिसेंट्रलाइजेशन एग्जांपल ले लेते हैं. द मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ए गोल्स, प्लान्स एक्सेट्रा कैन बी सेंट्रलाइज, बट फॉर द रूटीन वर्क दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ द सेल्स पर्सन कैन बी डिसेंट्रलाइज. ये होना चाहिए. The panchayat system in our country is another example of decentralization at the national level. So according to Fewell, there is a need to balance subordinate involvement through a decentralization with the manager, retention of final authority through the centralization. A company must be properly balanced, that is, it should be neither be completely centralized nor decentralized. Hence, depending upon the profile of the organization, there must be some element of centralization and decentralization in every organization. तो अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए ताकि पावर में बैलेंस हो. ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. पावर का बैलेंस के लिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों जरूरी है. अदरवाइज एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से रन नहीं करेगा. एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी दोनों को फॉलो करना होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो सकता है. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकता है. नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द दिस प्रिंसिपल? सेंट्रलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों अगर है बैलेंस्ड है तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा? डिसीजंस एट ऑपरेशनल लेवल कैन बी टेकन क्विकली एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज पॉसिबल. कुछ चीजें जो है जो मैनेजरियल लेवल पर होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन लेवल पर होना चाहिए, उसको आराम से पॉसिबल होगा, कंट्रोल कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में. और डिसेंट्रलाइजेशन अगर ऑपरेशनल लेवल पर डिसेंट्रलाइज होगा तो क्या होगा? कोई भी डिसीजंस क्विकली होगा, ऑपरेशंस क्विकली होगा. एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? अगर ये प्रिंसिपल का वायलेशन होता है तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का? तो इससे रिलेटेड हम एक केस स्टडी रीड आउट कर रहे हैं. केस स्टडी, प्लीज राइट डाउन द केस स्टडी रिलेटेड विद दिस प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Mr. Gurpreet Singh, manager of ABC Limited, is not ready to share his authority with subordinates. He wants to have full control over the operation and hence does not delegate power to lower level. He wants to take full credit for all projects under him and also has no faith in his subordinate. Due to this, the organization is not running smoothly. In fact, himself too is not able to give full justice to all operations of the business. First question, which principle of Fewell is violated by Gurpreet Singh? And second, state the principle. Now we will discuss 12 principles. Fewell's 12th principle, that is unity of direction. U. सिक्योर में यू से रिलेटेड प्रिंसिपल, मतलब यू बेस करके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्टिविटी हैविंग द कॉमन गोल मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करने के लिए एक ही प्लान होना होगा, एक हेड होना होगा. दिस हेल्प इन ब्रिंगिंग यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन in an organization. For example, if a company is manufacturing two different products, it should have two separate division or department for both the product. Each division or department should have their separate in charge
प्लान्स एंड रिसोर्स। तो अगर एक कंपनी के पास 2 डिवीजन है तो दोनों डिवीजन के अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि दोनों का अलग अलग प्लान वगैरह सब अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा, दिक्कत होगी। नाउ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, इट हेल्प्स टू प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज के ओवरलैपिंग को रोकता है। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फोकस एफर्ट्स। इट प्रमोट द कोऑर्डिनेशन। Now, adverse effect of the violation of this principle. If we are violating this principle, what will be the adverse effect of this principle? Violation of this principle. पहला, duplication of work may lead to wastage of resource. And दूसरा क्या होगा, absence of coordination will lead to inefficiency of the organization. Now, unity of direction से related हम एक case study read out कर रहे हैं. Please write down the case study and try to solve the questions followed by this case study. Now first question is case study क्या है, case study पढ़ते हैं हम लोग। मोहन लिमिटेड is producing different line of product wise cosmetic, medicines, confectionery items, etc. All activity of the company wise purchase, production, sales, accounting, etc. share common purchase, production, sales and account departments. As a result, there is chaos and ineffective working of the organization. No department is able to set a specific target related to each type of product and is unable to give justice and full concentration to each product line. Moreover, employees remain confused regarding provision of their focus and attention to the particular product line. Now, first question, which principle of fuel is being violated here? And second, state the principle. अब अगर हम लोग डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर बात करें तो मीनिंग में हम लोग देखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड का क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन सुपीरियर फ्रॉम whom he should receive order and to whom he should be responsible. मतलब यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय को एक बॉस होना चाहिए जिससे वो ऑर्डर रिसीव करे और उसको फॉलो करे। एक से ज्यादा बॉस होने से वो कंफ्यूज हो जाएगा। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल, अगर एक प्रकार का गोल है, कॉमन गोल है, मस्ट वन हेड होना है एंड वन प्लान होना होगा। एम क्या है, तब यूनिटी ऑफ कमांड का एम है प्रिवेंटिंग ड्वेल ऑफ एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना, रोकना, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग, काम जो ओवरलैपिंग हो उसको रोकना। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या इंप्लीकेशन ऑफ वर्क में, इट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है, और ये क्या करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट कैन हैव इंपैक्ट ऑन इंटायर। दूसरा, यूनिटी ऑफ कमांड में इट फोकस ऑन फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फोकस ऑन साउंड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दैट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस 13th प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स। 13th प्रिंसिपल दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय। R stands for remuneration of employee. According to this principle, the remuneration payable to the employee should be fair to both employee and the employer. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड गेट फेयर वेजेस विथ इंश्योर एट लीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑन द अदर हैंड, इट शुड ऑल्सो बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इन शॉर्ट, ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन पेबल टू द वर्कर शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल. दिस इंश्योर congenial atmosphere between the management and the worker. In a healthy atmosphere, satisfied worker put in their best effort to the contribute their maximum. Fair remuneration of the employee ऐसा होना चाहिए कि वर्कर को ऐसा ना लगे कि उसका शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, और एम्प्लॉयर को भी ऐसा ना लगे कि हम एम्प्लॉय को ज़्यादा पेड कर रहे हैं। तो रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉय फेयर होना चाहिए। देयर शुड बी सेटिस्फैक्शन बिटवीन द एम्प्लॉय के बीच में सेटिस्फैक्शन की भावना होना चाहिए। What will be the positive effect of this principle if we are following this principle of the fuel given by fuel? What will the positive effect? Positive effect of this principle of remuneration of the employee. This ensure healthy atmosphere and good relation between the employee and the management.
That is the first positive effect. Second, it ensures smooth functioning of the organization. And third, it motivates employee to contribute their maximum. And what will be the adverse effect of this principle if you are violating this principle, if you are not following this principle? Now, what will be the adverse effect of this principle? Injustice to an employee may demotivate the employee, which result into increase in labor turnover. अगर एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो गया कि उसको लेस पेमेंट मिल रहा है, कम सैलरी मिल रहा है, तो क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा, उसको जहां बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा चल जाएगा. तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ जाएगा. एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन को जान गया, समझ गया, वो जो आउटपुट दे सकता था, एक नया एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा. मतलब डिससेटिस्फैक्शन. इफ द एम्प्लॉय विल डिससेटिस्फाइड रिगार्डिंग द remuneration paid to them, then it will be lead to turnover of the employee. It demotivate the employee. Next, relations between the management and worker deteriorate. इससे relation management and worker का relation घटेगा. Now एक case study पढ़ते हैं, इससे related एक case study. Please write down the case study. Principle of remuneration of the employee. Pradeep is working in a sugar factory, Sweet India Limited. The management asks him to work overtime so as to produce more in order to meet increasing demand in the market, but he was not paid adequate wages for extra time worked by him. He felt dissatisfied all the time and never contributed to his maximum. First question, which principle of fuel is violated in the above case? And second, state the principle को लिखना है. Now we will discuss last principle, that is 14th principle esprit de corps. E stand for esprit de corps. According to Fayol, management should promote a team spirit of unity and harmony among the employee. In order to achieve organizational objective, management should promote teamwork and coordination. The feeling of I should be replaced with we. In the manager, while having conversation with the worker, esprit de corps refers to the team spirit, that is harmony in work group and mutual understanding among workers. It helps to develop an atmosphere of mutual trust and understanding. It also concentrates on the famous saying, that is union is strength. In case of sports, all the team members, and in case of armed force, all personnel play work for their respective team. They should not have a thinking that if they win, it will the captain, commander alone who will be rewarded. They must work for the team. Similarly, feelings should be developed among all the members of the organization so that the desired goal of the organization can be achieved with the greater of effectiveness and efficiency. मतलब एक टीम वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक टीम वर्क है, और एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगे कि हम अगर जीतते हैं तो इसका जो क्रेडिट है वो कैप्टन को मिलेगा या कमांडर को मिलेगा. ये सब फीलिंग नहीं होना चाहिए. वी का फीलिंग होना चाहिए, टीम स्पिरिट का फीलिंग होना चाहिए. व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल? तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है स्पिरिट डी कॉर्प्स का? पहला, डेवलप कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा एंड बिलोंगिंगनेस होगा. दूसरा, टीम स्पिरिट हेल्प टू अचीव ग्रुप गोल with greater effectiveness and the efficiency. Adverse effect क्या होगा? If the violating this principle, what will be the adverse effect of this principle? तो what will be the adverse effect? इसका adverse effect क्या होगा? Absence of team spirit will result into loss of coordination, which ultimately lead to inefficiency and ineffectiveness. दूसरा, in the absence of team spirit, organizations cannot achieve its target and survive in the long run. अब इससे रिलेटेड तो केस स्टडी पढ़ लेते हैं हम लोग. केस स्टडी डिस्कस करते हैं. तो ए वर्कर वाज असाइंड टू ए ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स बाय प्रोडक्शन मैनेजर. दे वर टू प्रोड्यूस 10,000 units in the month of June. The worker among themselves decided to produce 1,000 units each. Among them, Ramu fell sick. The other workers refused to divide his work among themselves and concentrate only on the production of their own individual target of production. Now, which principle of fuel is violated here and what does it states? तो ये
केस स्टडी जितना हम लोग डिस्कस किए सारा को बढ़िया से पढ़ना है, उसका क्वेश्चन से नोट बना लेना है, उसको लिखना है। तो सेकंड चैप्टर हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले इस वीडियो में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग फ्यूल और इसके बीच में, टेलर के बीच में, टेलर और फ्यूल के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या कंपैरिजन है टेलर और फ्यूल का। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से नया टॉपिक और नया चैप्टर थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। द कंट्री हेनरी फ्यूल और टेलर का अगर हम लोग ये देखें तो फ्यूल क्या कर रहा है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो स्ट्रेस कर रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का कैसे एफिशिएंसी बढ़े। और टेलर क्या, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के एफिशिएंसी के बारे में बढ़ाने के बारे में ये सोच रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फ्यूल, यूनिटी ऑफ कमांड ही वाज स्ट्रिक्टली फॉलो बाय द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कौन कर रहा है, हेनरी फ्यूल यूनिटी ऑफ कमांड पर जोड़ दे रहे हैं। और टेलर क्या कर रहे हैं, ये डिड नॉट कंसिडर इट विल बी दैट इंपॉर्टेंट अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप एन इंडिविजुअल वर्कर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द 8 स्पेशलिस्ट है। तो फोकस क्या कर रहा है, टेलर का फ्यूल का फोकस है इंप्रूव द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, और टेलर का फोकस है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड वर्कर्स एफिशिएंसी। पर्सनालिटी, तो फ्यूल जो थे ही वाज ए प्रैक्टिशनर और टेलर जो थे वो साइंटिस्ट थे। और अगर हम लोग एक्सप्रेशन की बात करें तो हेनरी फ्यूल वाज ए फाउंडेड जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड FW ही वाज ए फाउंडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन था। कंपैरिजन अब कॉमन पॉइंट हम लोग देखते हैं या सिमिलरिटी बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। एज already stated, contribution of Taylor and Fuel are complementary to each other. Following are some of the common points. पहला पॉइंट्स क्या कॉमन लिख लेना है इसको नोटबुक में। कॉमन पॉइंट्स क्या, पहला, the main aim of Taylor as well as the Fuel was to maximize the efficiency. दूसरा, both have given more importance to organizational interest over the individual interest. And third, both have suggested division of work for specialization. And third, both have insist on cooperation between employees and employers. And fifth, the principles suggested by both them are being used for further research in their field of management. Thank you. Please revise chapter 2. This is the लॉन्ग चैप्टर, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको थोड़ा पढ़ना है। इसमें प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारा केस स्टडी क्वेश्चंस हैं और केस स्टडी हम सारे टॉपिक में डिस्कस भी किए हैं। तो तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग बार बार वीडियो को देखो, पढ़ो और थोड़ा सा नोट्स तैयार करके रखो ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा से जाए। लॉकडाउन का पीरियड है, तुम लोग जानते हो कि अभी कितना स्ट्रेस हम लोग पर है, तुम लोग एक स्ट्रेस से गुजर रहे हो। तो सिलेबस में कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो सिलेबस भी कवर अप करना है, पढ़ाई भी करना है ध्यान से। तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन स्टडी। थैंक यू वंस अगेन एंड प्लीज़ रिवाइज। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थर्ड चैप्टर बिजनेस ऑफ एनवायरनमेंट पर बात करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे।